नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा चुनाव में दूसरी सूची जारी करे भाजपा, उससे पहले ही अमित शाह के पसीने छूट रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह लगातार राज्य मंत्री रहने का रिकॉर्ड बना दिया। पारंपरिक रूप से कांग्रेसी, लेकिन 2014 से भाजपाई। बड़े लंबे वक्त से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस में थे तब भी सपना था, भाजपा में आए तो मुख्यमंत्री का सपना तो दूर हो गया, कैबिनेट मंत्री भी नहीं बन पाए और राज्य मंत्री पर मोदी जी ने उनको कंटिन्यू रखा। राज्य मंत्री लगातार सबसे लंबे वक्त तक रहने का शायद मोदी जी चाहते हैं कि राव इंद्रजीत के नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन राव इंद्रजीत अब लगता है कि मानने वाले नहीं है। कुछ हुआ भी उनके साथ ऐसा है और आगे आशंकाएं भी बहुत सारी हैं। राव इंद्रजीत ने अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधा दावा ठोक दिया। राव इंद्रजीत तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा हरियाणा चाहता है कि वही मुख्यमंत्री बने, और सिर्फ सीएम की कुर्सी पर दावा नहीं ठोका, मोदी जी के एक नारे का, चिर परिचित नारा, उस नारे का मजाक भी उड़ा दिया। एक नामांकन में गए थे, लेकिन वहां से कई काम करके लौटे। राव इंद्रजीत किसका खेल बिगाड़ रहे हैं और क्यों बिगाड़ रहे हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह सेवराण जी हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए। द फोर्थ स्टेट, नमस्कार। हरियाणा की राजनीति का पोस्टमार्टम करते हैं द फोर्थ स्टेट पर रविंद्र भाई। इसीलिए हरियाणा का मसला रविंद्र भाई के साथ आपके पास हम लेकर के आए। रविंद्र भाई, ये सीएम बनने का सपना, ये बीजेपी के सपने तो नहीं तोड़ देगा, क्योंकि 4 जून को नतीजे आए थे। 7 जून को जब धन्यवाद देने गए राव इंद्रजीत, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस बार जीतना है, क्योंकि ये जो है अहिरवाल ही तय करता है हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, इस बार अहिरवाल को मिलना चाहिए उसका हक। और अब तो खुल करके बोल दिया कि भाई मुख्यमंत्री हरियाणा की इच्छा है कि मैं बनूं। फिर अमित शाह का वो वादा, नायब सिंह सैनी, खट्टर साहब का वो रिमोट कंट्रोल, ये तो सब धरा का धरा रह जाएगा। कुल मिला के एक लाइन में कि राव इंद्रजीत करना क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में। जी, नमस्कार आशीष भाई और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप चाहे लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन हम्म, आपकी जितनी पैनी नज़र हरियाणा की राजनीति पे है और जिस तरीके से तुरंत मुद्दे को आप लपक लेते हैं ना, वो तो हरियाणा में बैठे जर्नलिस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं और बहुत अहम धन्यवाद। मुद्दे आप हरियाणा और पूरे देश की जनता के लिए उठा रहे हैं। मुझे लगता है इस इलेक्शन में सख्त ज़रूरत है मुद्दे घटना जब हों, तभी अगर उन तक पहुँचे तो उसका मज़ा अलग है और वो मज़ा आप इस चुनाव में लोगों को, हरियाणा के लोगों को न्यूज़ लॉन्चर के माध्यम से दे रहे हैं। तो इसके लिए आप मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। राव इंद्रजीत की बात आपने कही, देखिए राव इंद्रजीत हरियाणा में हम तो थोड़ा-सा तफ़सील से जब इस पे बात कर ही रहे हैं। देखिए राव इंद्रजीत का एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। वो 6 हम्म, बार सांसद हो गए, 1 बार सांसद चुनाव हार भी गए और उसके अलावा विधायक भी रहे 2-3 दफ़ा। वरिष्ठ नेता हैं, उनके पिताजी भी बहुत कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो एक बड़ी लेगेसी है और इन दोनों से भी बड़ी लेगेसी राव तुलाराम की है। जो कि इस इलाके के समझिए बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरे हिंदुस्तान में उनको लोग बड़े आदर, सम्मान और प्रेम के साथ याद करते हैं। तो इतनी बड़ी लेगेसी जिस व्यक्ति के पास हो और वो हिंदू हरियाणा की राजनीति में इतना सक्रिय हो। अब देखिए राव वीरेंद्र सिंह 1967 में जब हरियाणा हम्म, की 66 में निर्माण हुआ तो उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले यादव मुख्यमंत्री बने वो। उनके पहले कोई हम्म, यादव मुख्यमंत्री नहीं था। तो समाज के लिए देखिए इन इस परिवार का कितना ज़्यादा अहम भूमिका है और पूरे देश में अगर कश्मीर से लेके आप तमिलनाडु तक के यादवों को देखेंगे तो उनके लिए वीरेंद्र सिंह का परिवार एक बहुत श्रद्धेय परिवार है। बहुत सम्मान करते हैं उस परिवार का। ये केवल इसको हम लोग बीजेपी और कांग्रेस के प्रिज्म में नहीं देख सकते। हम्म, इसको हम लोग यादव समाज में और यादव समाज देखिए पूरे हिंदुस्तान में फैला है। उस पूरे समाज में इनका एक बहुत बड़ा कद है। लालू यादव, मुलायम यादव तो बहुत बाद में आए। हम्म, तो हम्म, इसलिए बहुत सम्मानित व्यक्ति वो रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मानित ये परिवार है।
एक बात। और दूसरी बात देखिए, राव इंद्रजीत का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है आशीष भाई, लेकिन उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हरियाणा जैसे राज्य में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, ऐसे बहुत गिने-चुने नेता हैं। उनमें से एक राव इंद्रजीत हैं। इस तरह के नेता किरण चौधरी हैं। इस तरह के नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतना लंबा पॉलिटिकल करियर जिनका रहा हो और उनके ऊपर एक भी एलिगेशन इस तरह का भ्रष्टाचार का ना लगा। अब राव इंद्रजीत के अंदर एक बहुत बड़ी विरासत को अपने साथ लेके जाते हैं। नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स की है। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप। उसके बावजूद और बड़ा वोट बैंक अपने साथ रखते हैं। देखिए 12 विधानसभा सीटों पर उनका डायरेक्ट असर है और कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर उनके यादव समाज के लोग हैं, वो उनके आदेश का अनुसरण करते हैं या वो क्या चाहते हैं वो लोग उस हिसाब से उनमें से कुछ मतदाता जरूर वोट करते हैं। तो एक लंबा चौड़ा प्रभाव उनका क्षेत्र है और उनके प्रभाव क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार पूरा उपयोग किया। 3 लोकसभा चुनाव में और 2 विधानसभा चुनाव में, और तीसरा विधानसभा चुनाव फिर आ रहा है। उन्होंने तन मन धन से बीजेपी की सेवा करी, पूरी कोशिश की और बीजेपी को बार-बार जिताया। और ये जिताने की बात केवल मैं सतही तौर पर नहीं कह रहा हूं। भिवानी और महेंद्रगढ़ की जो विधानसभा सीट, लोकसभा सीट है, वो राव इंद्रजीत सिंह के वजह से ही बीजेपी जीत रही है। अगर वो ना हो तो वो सीट नहीं निकाल पाएगी बीजेपी, किसी कीमत पर नहीं निकाल पाएगी। और खुद की गुड़गांव की सीट तो है ही है। और विधानसभा सीटों में भी उनका बहुत हिसार तक असर है। हांसी में करीब 15-20 हजार यादव समुदाय के वोट हैं। चरखी दादरी में 15-20 हजार हैं। ऐसे कई और विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर यादव समुदाय के वोट हैं। तो उन सब पर इनका असर है। अब इतना सब कुछ जिस व्यक्ति के पास हो आशीष भाई, उसको अगर पार्टी तवज्जो ना दे, तो उनका व्यक्तिगत तौर पर तो जो उनका मन में जो बात होगी, उनके मन में जो टीस होगी वो है ही है। उनके पीछे जो लाखों लोग खड़े हैं उनकी सोचिए आप। उनके ऊपर वो कितना दबाव बनाते होंगे कि राव साहब हमको तो 40 साल, 50 साल, 2-2 3-3 पीढ़ी हो गई आपके साथ और जो सपना आपकी आंखों में है वो हम लोग भी जी रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि एक दिन हमारे हमारे बीच का व्यक्ति, यादव समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। और मुख्यमंत्री बनना ही तो एकमात्र लक्ष्य था जिसकी वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं। हाँ। इसके अलावा तो जो पद आपके पास आज है, वो वहां भी था। जितनी सीट आप वहां पर मांगते आपको मिल जाती, यहाँ जो मांगते हो उतनी वहां मिल भी नहीं रही है। तो एक यही तो था ना दोनों में अंतर। इसके अलावा तो कोई अंतर नहीं था। वहां पर भूपेंद्र हुड्डा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे थे, तो इसलिए आपने बीजेपी का रास्ता चुना और आप बीजेपी में आ गए। और बीजेपी ने भी जरूर ये बात उनको वायदा किया होगा कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिस आज बीजेपी में इतना बड़ा कद का कोई व्यक्ति नहीं है आशीष भाई। हाँ, और मैं तो कोई कहता नहीं हूँ कांग्रेस में भी इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े जनाधार का केवल एक नेता है, भूपेंद्र हुड्डा। उनके अलावा कोई नहीं है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में इतने बड़े कद के वो दूसरे नेता हैं। पहले नेता भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे नेता राव इंद्रजीत। अब इतने बड़े कद के नेता बार-बार पार्टी के लिए समर्पित होके पार्टी को वोट दिलवा रहे हैं। पार्टी को विधानसभा की सीटें दिलवा के सरकार बनवा दी, लोकसभा की सीटें दिला के दिल्ली में सरकार बनवा दी। अब और इसके ज्यादा पार्टी को क्या चाहिए? और अपनी बेटी की टिकट मांग रहे 2 बार से, वो मिली नहीं, इस बार जाके मिली है। इससे ज्यादा एक व्यक्ति का डेडिकेशन पार्टी और क्या चेक करेगी? और उसके बाद जब उनको देने का वक्त आता है, तो पार्टी पीछे हट जाती है। पार्टी के पास उस वक्त उनको देने के लिए कुछ नहीं होता। एक जिस पद पर वो बिठा दिए, उस पद पर वो 2004 से हैं। 2004 में बल्कि उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री थी। वही मैं कहना चाहता, बड़ा मंत्रालय था। बड़ा मंत्रालय था, डिफेंस मिनिस्ट्री थी। हम लोग देखते थे टेलीविजन में बैठ के 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की जब परेड होती थी, तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए के एंटनी, उनके साथ खड़े होते थे। उनके साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री को रिसीव करते थे, राष्ट्रपति महोदय को रिसीव करते थे। अब वो कद था। और अब इनको जो महकमा दिया है पिछले 10 साल से, 2 बार के ये तीसरी बार मंत्री बने हैं, वो महकमा है प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। 2 महकमे हैं ये अलग-अलग। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, जिसमें नीति आयोग और ये है, और एक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब आशीष भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2 ढाई दशक से मैं भी इस पत्रकारिता के धंधे में दिल्ली की अलग-अलग गलियों में छान रहा हूँ खाक। सारे मंत्रालयों में जाने का भी मुझे मौका मिला।
लेकिन भाई साहब ये 2 महकमों ने आज तक हमको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है महकमे क्या करते हैं। अब आप ये बता दीजिए, मैं तो आप मुझे बता दीजिए आशीष भाई कि आपकी आंखों के सामने से कोई ऐसी सुर्खी अगर कभी तैरी हो, जिसमें इस महकमे का ज़िक्र किया हो, तो आप मुझे बता दीजिए सर। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, सांख्यिकी मन में एक बहुत मतलब प्रिय अनुज है, छोटा भाई जैसा, वो वहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर है, तब मैंने इसके मंत्रालय के बारे में और मंत्री के बारे में जाना। नहीं तो हम लोग बतौर पत्रकार हर विभाग को, हर मंत्रालय को छूते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत की बात जो हमने शुरू की थी कि ये क्या है, मतलब मोटिव क्या है और किसका सपना टूटेगा राव इंद्रजीत के सपने से। आज बिल्कुल, चर्चा मैं राव वीरेंद्र सिंह की आपने छेड़ी है। राव मैंने वीरेंद्र पूरा सिंह की तफ़सील से चर्चा, तफ़सील हाँ, जी भाई साहब, तफ़सील से नहीं, मैंने बताया कि उस व्यक्ति के कद कद को कम ना आके बीजेपी और नहीं, नहीं, ना हमारे दर्शक ना आके। वो कद नहीं, नहीं, बहुत बड़ा है उनका। मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह अपने कद को कम ना आंके। हाँ, ये बात सही कही। क्योंकि क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को ये ज़हन में होना चाहिए कि वो राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। राव वीरेंद्र सिंह जिन्होंने, मैं तारीख के साथ आपको बताता हूँ, 23 सितंबर, शायद अगर मतलब दुरुस्त हूँ तो वो 23 सितंबर 1978 की तारीख थी। 77 में जब कांग्रेस का सफाया पूरे उत्तर भारत से हुआ, तो हरियाणा भी उसमें से एक राज्य था जहां खाता नहीं खुला। जी। और 23 सितंबर 1978 था, सुबह-सुबह उस समय इंदिरा हारने के बाद बिल्कुल अलग ही मूड में दिखती थी। जी, क्या करने जा रही हैं किसी को, उनके स्टाफ को नहीं पता होता था। सुबह-सुबह वो कहीं निकलने के लिए तैयार होती हैं, इंदिरा गांधी, और निकल पड़ती हैं, स्टाफ को नहीं पता। हवाई चप्पल में। ये स्टोरी कई जगह पर लगी हुई भी मिल जाएगी। हवाई चप्पल में निकलती हैं और सीधा जाती कहाँ है? रामपुरा हाउस, राव वीरेंद्र सिंह के पास। राव वीरेंद्र सिंह, वही राव वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह के पिता, जी, जिन्होंने 10 साल पहले, जब इंदिरा गई थी उनके पास, तो उससे 10 साल पहले उन्होंने कांग्रेस तोड़ करके विशाल हरियाणा पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर इंदिरा गांधी रामपुरा हाउस में हवाई चप्पल में जाती हैं, राव वीरेंद्र सिंह से मिलती हैं, बैठती हैं, बातचीत होती है, समझाइश होती है, और फाइनली वो विशाल हरियाणा पार्टी का विलय करने के लिए तैयार हो जाते हैं राव वीरेंद्र सिंह। बिल्कुल, उस बिल्कुल। राव वीरेंद्र सिंह की विरासत संभाल रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये अमित शाह और मोदी इनको उंगलियों के इशारे पर अगर नचा रहे हैं, तो ये राव इंद्रजीत सिंह के लिए चिंता की बात है। आपने बिल्कुल, कहा कि हरियाणा बिल्कुल की सही। जनता, मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह को कि बिल्कुल उन्हें ठीक बोला। याद रखना चाहिए कि जिसके घर इंदिरा गांधी आई मनाने हवाई चप्पल में, आज मोदी और शाह उनको एक गुमनाम से मंत्रालय में गुमनाम सा मंत्री बना करके छोड़ दिए हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक। क्यों? आपने बिल्कुल जैसे जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति का परिचय दिया था, उसी हाँ, तरीके से आपने ये बात बता के दर्शकों को भी एनलाइटन किया है। हुँ, क्योंकि हमको देखिए हमारी पत्रकार के तौर पर ज़िम्मेदारी है कि जिस शख्सियत की हम लोग बात करें, उसके अच्छाई और बुराई दोनों पक्ष रखें। दोनों करें, बिल्कुल। वो तो शख्स बताइए, आरती राव के लिए 2 चुनाव से टिकट के लिए कतार में लाइन में खड़े हुए लग रहा है कि भीख माँग रहे हैं। जिस बिल्कुल, आदमी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी, भई आज की भी तारीख में इंदिरा जैसी नेता नहीं इस देश में हुई। नहीं, ठीक बात। दुर्गा कहा था अटल जी ने, हैं? बिल्कुल, वो घर बिल्कुल। तक आ गई, वो राव इंद्रजीत सिंह। अब और आगे इसी पर हम इस जी, एपिसोड को और डिटेल में आपसे समझते हैं आज की तारीख में। जो पहली सूची आई, मेरे सामने 3 नाम हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के साथ जिनके समीकरण 36 के हैं, नहीं अच्छे संबंध हैं। राव नरवीर, बादशाहपुर से मैदान में उतार दिया, जबरन टिकट लिया राव नरवीर सिंह ने, जबरन लिया। नांगल से अभय सिंह यादव, पूरा हरियाणा जानता है अभय सिंह यादव के और राव इंद्रजीत के संबंध कैसे हैं। जी, उनको बिल्कुल। भाजपा ने टिकट दिया। रेवाड़ी से 36 का आंकड़ा भले ही ना हो, उन्हीं लक्ष्मण यादव के नामांकन में गए थे, लेकिन उसी रेवाड़ी से मंजू यादव और सुनील मुसेपुर, ये 2 राव इंद्रजीत के उनके अपने लोग थे, अपने लोग। अपने लोग थे।
उन दोनों को हटवा कैंसिल, दिया। खारिज कर दिया, नाम डिलीट कर दिया सूची से। वो तो चाहते थे इतने सुनील अपमान मुसेफुर के को। बाद, हाँ, सुनील इतने मुसेफुर को ही चाहते थे, सही बोला आपने। हाँ, इतने इतने ये बेसिकली ये कहा जाए तो अपमान ही है। इतने अपमान के बाद कब तक राव इंद्रजीत सब्र रखेंगे, या सिर्फ ऐसे ही अपने सपने को जनता के बीच लाते रहेंगे कि पूरा हरियाणा चाहता है मैं सीएम बनूं, और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, या बिल्कुल, भीतर प्लानिंग कर रहे हैं राव इंद्रजीत। बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं। मैं प्लानिंग बताता हूँ ना। अब हम्म, इस बार माहौल बदल गया आशीष भाई। हम्म, इस बार हम्म, राव इंद्रजीत जो है वो अपनी वो इस बार अलग हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने हम्म, 2 विधानसभा, आपने एक का ज़िक्र किया, दूसरी विधानसभा उससे बाजू में है कोसली। कोसली हाँ, से लक्ष्मण यादव पहले विधायक थे। इसके हाँ, पहले वाली टर्म थी ना, हम्म, वहाँ विधायक थे। हम्म, तो वहाँ हम्म, पर इस बार राव इंद्रजीत ने अपने ही लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दिला दी। वो है हम्म, अनिल। अनिल हम्म, यादव है ना, उनको टिकट हम्म, वहां से दिला दी बीजेपी से। वो जिला परिषद होता है ना, उसका चुनाव हार गए थे पिछली बार। जिला पार्षद का चुनाव हार गए थे हम्म, अनिल। उनको राव साहब ने टिकट दिला दी। अब हम्म, तो जाहिर है कमजोर कैंडिडेट हैं। अब हम्म, उनके सामने कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है राव इंद्रजीत के भाई को। हम्म, तो क्या होगा, बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा और भाई जीत जाएगा। हम्म, तो बीजेपी को दे दी ना पटकनी एक। दूसरा लक्ष्मण यादव, हम्म, जिनका आपने चर्चा भी किया। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी के लिए नए हैं और कमजोर उम्मीदवार हैं। हम्म, उनको टिकट दी है। और पिछली बार भी यहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़ गए थे चुनाव, रणधीर सिंह कापड़ीवास। हम्म, वो मजबूत है, मूल रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनकी टिकट, वो हम्म, उनका भी 36 का आंकड़ा राव साहब से है। हम्म, और उनकी टिकट काट दी गई थी, तो वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे। और इस बार भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाएंगे। लक्ष्मण वैसे कमजोर हैं, एक इंडिपेंडेंट लड़ जाएगा, आराम से कांग्रेस पार्टी के चिरंजीवी राव वहां से जीत जाएंगे। तो राव हम्म, साहब भी खेल कर रहे हैं इस बार। इस बार हम्म, खेल राव साहब भी कर रहे हैं, 2 सीटें हम्म, पर। जैसे आपने हाँ, गिनवाई ना 2 सीटें, दो हाँ, सीटें 2 सीटों पर बीजेपी ने राव साहब के साथ खेल किया, तो 2 सीटों हाँ, पर राव साहब ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया। अब आओ मैदान में हाँ, आप। और अब जो है राव साहब चाह रहे हैं कि रामविलास शर्मा को टिकट मिले। रामविलास शर्मा बड़े नेता हैं बीजेपी के, और हाँ, बहुत बड़े नेता हैं। वो उस वक्त के नेता हैं जब डॉक्टर मंगल सेन 77 से लेके हाँ, उन्होंने राजनीति में मंगल बड़े नेता सेन हैं। के बाद दूसरा नाम हरियाणा में रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का बिल्कुल सही बोला आपने। 1991 में सोचिए, राजनीति में ये लोग कदम नहीं, तब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तब थे वो रामविलास। जी बिल्कुल, हाँ, तब से इतना लंबा पॉलिटिकल करियर किसका है? हाँ, 80 सब जगह, और चुनाव हारते रहे लेकिन पार्टी से के साथ बने रहे। कभी पार्टी हम्म, छोड़ी नहीं, जीतते रहे, हारते रहे, पार्टी के साथ बने रहे। अब चर्चा कर रहे हैं लोग कि उनको डालेंगे मार्गदर्शक मंडल में। इस हम्म, बार उनके टिकट काटने का पूरा इरादा है। और राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और वो उनकी टिकट मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनको भी ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी। लेकिन राव साहब उसके लिए खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। अब उनकी कितनी चलती है, उनकी नहीं चलती है, उस पर अहिरवाल की राजनीति डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर उनकी नहीं चली तो अहिरवाल के 2 बड़े नेता, उन हम्म, दोनों बड़े नेताओं की समझिए कि पार्टी में बेकदरी मानी जाएगी। और हम्म, बीजेपी उनको कंसोल करने के लिए उनकी बेटी को टिकट देना चाहती है नारनौल से, जो महेंद्रगढ़ से हम्म, लगा विधानसभा क्षेत्र है। हम्म, अब नारनौल जो है, ये राम विलास तो शर्मा तो ब्राह्मण जाति से हैं। हम्म, महेंद्रगढ़ में ब्राह्मण जाति के ठीक वोट हैं, और उन्होंने काम भी बहुत किया, वहाँ कई साल से राजनीति करते हैं। अब वो हम्म, बीजेपी उनको चाहती है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ें, लेकिन नारनौल से लड़ें। नारनौल हम्म, जो है वो यादव और सैनी बाहुल इलाका है। अब वहां से उन्होंने हम्म, कुछ काम नहीं किया, और वहां से अगर उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी तो चुनाव में फिर वो तो मुश्किल हो जाएगी उनको जीतने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। राव इंद्रजीत को भी ठिकाने लगाना चाहती है, रामविलास शर्मा को भी भेजना चाहती है मार्गदर्शक मंडल में, और उनकी हम्म, बेटी की राजनीति को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है अभी बीजेपी कर रही है, और राव इंद्रजीत ने इसका रास्ता ढूंढ लिया। इस बार कोसली और रेवाड़ी, इन 2 विधानसभा सीटों पर उन्होंने मामला सेट कर दिया, और बाकी की विधानसभा सीटों पर अभी जो है वो टिकट आना बाकी है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि बादशाहपुर की विधानसभा सीट भी बीजेपी के पक्ष में ना जाए, क्योंकि वहां हम्म, से जो व्यक्ति खड़े हैं
उनके साथ इनकी पारिवारिक बहुत पुरानी राजनीतिक अदावत है। ये भी कई पीढ़ी की है, इनके पिताजी के वक़्त की, और वो राजनीतिक अदावत है जिसमें एक बार 87 के चुनाव में इंद्रजीत को हार का मुँह देखना पड़ा था राव नरवीर के हाथों। तो वो पॉलिटिकल अदावत इनकी लंबी चल रही है। आज राव इंद्रजीत का कद बड़ा है, लेकिन बड़े कद को भी छोटा बचा के और अमित शाह जैसे व्यक्ति के सामने ठसक के साथ बैठ के अपनी जेब में टिकट लेके राव नरवीर आ गए। तो अब राव इंद्रजीत के वोटर वहां भी हैं। बादशाहपुर भी यादव बहुल इलाका है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ठिकाने लगाए। तो अब ब्याज बीजेपी के भीतर राव इंद्रजीत जो है, अब मुझे लगता है अपनी पूरी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं और ये उनके लिए आखिरी मौका है। उसी मौके को भांपते हुए आज उन्होंने यह बयान दिया कि यहाँ की जनता चाहती है मुख्यमंत्री मैं बनूं। और मुख्यमंत्री बनने का आशीष भाई जो बीजेपी को कवर करते हैं वो जानते हैं। आपने बीजेपी को खूब देखा है, हमेशा आपकी स्मृति बहुत बढ़िया है। बीजेपी जो है वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एक व्यक्ति तो कभी तय नहीं करता। इनके घोषणा बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति के अमित शाह आए और नायब सिंह सैनी की एक भरी मीटिंग में घोषणा कर दी ये होंगे अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। तो भैया पार्लियामेंट्री बोर्ड भी क्या समा गया एक व्यक्ति के भीतर, क्या उसकी ताकत भी खत्म हो गई? और ये घोषणा की गई है केवल राव इंद्रजीत सिंह को ठिकाने लगाने के लिए। अब नायब सिंह सैनी कितना ही बड़े नेता हों, लेकिन यादव समाज में राव इंद्रजीत सिंह से बड़े नेता तो वो नहीं है। और उनको बार बार ओबीसी नेता प्रोजेक्ट करके, ओबीसी के सबसे बड़े नेता प्रोजेक्ट करके नायब सैनी को, ये राव इंद्रजीत सिंह को अपमानित और उनकी बेकदरी कर रहे हैं। क्योंकि यादव समाज में राव इंद्रजीत से बड़ा कोई नेता है नहीं। तो उनको या तो बीजेपी कहे कि ये नॉन यादव और नॉन गुजर ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं नायब सिंह सैनी। बार बार जो ओबीसी का नेता उनको कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को अपमानित करने की वो भी एक कोशिश है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अपनी बेकदरी से अब वो भी मुझे लगता है बार बार होने से परेशान हो गए और अब इसलिए उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। इसीलिए शायद जो मैंने कहा था कि मोदी के नारे का भी मजाक उड़ा दिया, मोदी के 75 पार वाले नारे पर भी जब सवाल हुआ तो उसकी भी खिल्ली उड़ा दी उन्होंने अपने अंदाज में राव इंद्रजीत ने। एक बात कही रविंद्र भाई ने, चलते चलते उस पर चर्चा की, संसदीय बोर्ड ये कभी हुआ करता था, एक था संसदीय बोर्ड। जब प्रधानमंत्री ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं गया, प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक कॉल किया, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं। इस देश में जो भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अगर देखेंगे आप लोग, तो कोई भी नेता पहले अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है। पहले बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत से, सर्वसम्मति से जो है उसे अपना नेता मानती है। ये 2024 का चुनाव याद रखिएगा, रविंद्र भाई ने याद दिला दिया है तो बताना जरूरी है। इस चुनाव में 4 जून के नतीजे आने के बाद बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं कॉल की गई, सीधे एनडीए की मीटिंग कॉल की और एनडीए में अपने नाम पर मुहर लगवा लिया एनडीए के साथियों से। यानी अपने घर में सहमति नहीं है, पड़ोसी से कहा कि हमारे घर का मुखिया तुम घोषित कर दो कि मैं। ये हकीकत है और ये वो दौर है जब पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी परंपराएं ध्वस्त हो चुकी हैं, पार्टी बंधक बन चुकी है और पर्चियों से मुख्यमंत्री निकलने लगे हैं। ऐसे दौर में राव इंद्रजीत जैसे नेता, जिनका जनाधार है, भाजपा जनाधार वाले नेताओं को इस दौर में नहीं पसंद करती। बिल्कुल बिल्कुल। उसके उदाहरण है मोहन यादव, उसके उदाहरण है भजन लाल शर्मा, उसके उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर। ये सारे उदाहरण हैं। जनाधार वाले नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। राव इंद्रजीत विरासत में जनाधार मिला है, उनके पिता का जनाधार था, उनके दादा के बारे में बताया रविंद्र भाई ने, और खुद उनका जनाधार है। इसलिए ऐसे नेताओं का जनाधार खत्म करना, उन नेताओं को खत्म कर देना राजनीतिक रूप से, ये आज की तारीख में भाजपा का मॉडस ऑपरेंडी। अब राव साहब क्या करेंगे ये देखना होगा, और ये इस पर नजर तब और विशेष रखनी है, पैनी नजर रखनी है जब भाजपा की दूसरी सूची आएगी, क्योंकि उसमें अहिरवाल, नूह
इस सब के प्रत्याशी जब सामने आएंगे, तब देखना होगा कि क्या भाजपा खेल करती है राव इंद्रजीत के साथ, या राव इंद्रजीत उसके बाद कोई बड़ा खेल करते हैं भाजपा के साथ। रविंद्र भाई, आपने वक्त दिया और हमेशा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, इसका आभार है। और मैं फिर दर्शकों से निवेदन करूंगा, द फोर्थ स्टेट हम लोग दिन में 1 आध शो कर पाते हैं। हरियाणा के चुनाव के एक एक सीट के बारे में विश्लेषण अगर आप लोग को देखना समझना हुआ करे, तो वहां पर जाइए। पत्रकारिता में वो आवाज जो कुछ कुछ अब बची हैं, बिखरी बिखरी सी, जो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, निर्भीक हैं, अच्छाई बुराई दोनों, किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक पहलू के बारे में दोनों पक्ष उसका पक्ष दिखाती है। ऐसे लोगों में से रविंद्र भाई हैं, तो आप लोग उनको भी कम से कम हरियाणा की राजनीति समझने के लिए ताकत दीजिए, ताकि और उत्साह से और लेकर के आए अपने हरियाणा की राजनीतिक खबरों को। इजाजत दीजिए, आप लोग देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।